नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आपका मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक का शमशेर बहादुर सिंह पाठ 6 की उषा कविता का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। आप देख रहे होंगे ये शमशेर बहादुर सिंह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अपन इनका जान लेते हैं जन्म। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तराखंड में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभु देवी था तथा इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको जानते हैं। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलोगी, काल तुझसे है, होड़ मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन आदि इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। ये सारी प्रकाशित रचनाएं इनके समग्र कृतित्व, कुछ गद्य रचनाएं तथा कुछ और गद्य रचनाएं में संकलित है, जहां पर एक साथ सभी दिखाई पड़ जाएगी। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनको सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कबीर सम्मान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी प्रसिद्ध कृति चुका भी नहीं हूँ मैं 1977 में प्राप्त हुआ तथा कबीर पुरस्कार है वह हिंदी साहित्य सेवा के लिए इनको प्राप्त हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि यह आरंभिक शिक्षा इनकी देहरादून में हुई तथा बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने उकील बंधुओं से चित्रकला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। गुजरात में इनकी एक शिष्या थी, श्रीमती रंजना अरगड़े, इनके घर पर यह रहते थे। श्रीमती रंजना अरगड़े अहमदाबाद में एक प्रोफेसर एवं विदुषी महिला थी, जिन्होंने शमशेर बहादुर सिंह पर शोध कार्य भी किया। गुरु शिष्य परंपरा के नाते जीवन भर इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह जी की सेवा की और अंत में उन्होंने मुखाग्नि भी दी। इनका विवाह 1929 में धर्म देवी के साथ हुआ था, जो 1935 में टीबी के बीमारी के कारण दिवंगत हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इनकी स्वयं की मृत्यु है वो 12 मई 1993 को दिल्ली में निधन इनका 1993 में 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले और उर्दू और हिंदी दोनों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। आगे इसके बारे में दे रखा है, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यह उनकी एक पंक्ति है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है, यानी हिंदी और उर्दू दोनों में ये लिखते थे, इसलिए उन दोनों की संधि स्थल पर इनकी कविता खड़ी थी, यानी दोनों का मेलजोल था। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर यह प्रगतिशील, यानी विचार इनके प्रगतिशील थे, और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि, शिल्प के स्तर पर इनको प्रयोगधर्मी कवि माना जाता था। शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। बिंब मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देती हूँ। मस्तिष्क में जो रेखा चित्र उत्पन्न होता है, किसी दृश्य को देखकर जो रेखा चित्र बन जाता है, उसको बिंब कहते हैं। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची मतलब ब्रश होता है, कि अद्भुत कशिदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। वो माध्यम क्षमा करना कि तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से इन्होंने संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अवयव और मुहावरों को दिया है, यानी इन्होंने संज्ञा और विशेषण के अलावा सर्वनाम, क्रिया, अवयव, मुहावरों को बल दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। आगे, सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गुंथकर
कविता का महल बनाता तो वह ठोस तो होता ही है, अनगुंजों से भी भरा होता है। यह वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ थी। अज्ञे द्वारा कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। उनके आस पड़ोस में उनको जो भी दिखाई दिया उन्होंने उसको कविता का हिस्सा बनाया, उसके ऊपर कविता उन्होंने रची थी। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुए थे। प्रस्तुत कविता यहाँ पर जो इस शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता जो उषा सम्मिलित की गई है पाठ्यपुस्तक में, उसमें सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि है जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी यहाँ पर उन्होंने यह किया कि जब सूर्योदय होता है और सूर्योदय से पहले का जो दृश्य होता है वो बहुत मनोहारी होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। इनका यहाँ उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया है कि किस किस प्रकार वो भोर का समय दिखाई देता है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। उनकी कल्पना में सूर्योदय कैसा दिखता है, गांव की सुबह से जोड़ता है। यानी उन्होंने वो सारा सूर्योदय है वो गांव का जो वातावरण दिखाई देता है उससे जोड़ा है। गांव का वातावरण सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर होता है, बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही शानदार होता है। अगर किसी दिन गांव जाने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। वह सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। ये तो इनका कुछ कवि परिचय था। अब हम कविता को देख लेते हैं। उषा कविता। उषा कविता में क्या बताया गया, देखो आपको मैं पूरा चित्र बताती हूँ। ये पूरा एक दृश्य है उषा काल का, प्रातःकाल से पहले का चंद्रमा, और ये पूरा वृक्ष है, पौधा है एक, और इसका सुंदर चित्रण इस कविता में यहाँ पर किया गया है। तो चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। यानी यहाँ पर कवि प्रातःकालीन प्राकृतिक सुषमा का नवीन बिंबों के द्वारा सुरम्य चित्रण करते हुए कहता है, मनमोहक चित्रण करते हुए कहता है कि प्रातः काल का नभ मतलब आकाश शंख के समान गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है। आगे कहता है कि वह भोर होने पर नील गगन में अरुण की लालिमा व्याप्त हो गई है, और वह अरुण की लालिमा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। पहले अपन क्या करते थे, घर में राख से चौके को लिपते थे, आंगन को लेपते थे, और वो जब गीला होता था तो कैसा दिखाई पड़ता था, स्लेटी कलर का दिखाई पड़ता था। तो राख से लिपा हुआ चौका भी वैसे ही स्लेटी कलर का दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो प्रातःकाल से पहले का नभ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राख में लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला हो, वैसा ही हमारा नभ दिखाई पड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यहाँ पर कवि कहते हैं कुछ पलों के पश्चात आकाश है वह स्वाभाविक नीलिमा एवं अरुणिमा से इस प्रकार दिख पड़ा है कि बहुत काली सील मतलब यहाँ पर पत्थर होता है जिसको अभी अभी केसर ने से धोया हो, अथवा यानी काली सील मतलब पत्थर, आपने देखा होगा चटनी बांटने वाला एक पत्थर आता है काला, और वो काला पत्थर है वो कैसा दिखाई देता है, सलेटी कलर का होता है, इस तरह का ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जब उसकी किरणें वहाँ पर पड़ती है, सूर्य की किरणें, तो कैसा दिखता है कि जहाँ काले वो
केसर से धोया, केसरी रंग होता है किरणों का, तो केसर से धोया हो अभी अभी ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कवि कह रहा है कि बहुत काली सील जरा, यहाँ काली सील से उपमा दी है जो लाल केसर के समान दिखाई पड़ रहा है भोर का नभ। आगे कवि कहता है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीली काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया, खड़िया मतलब वो जो चौक स्याही का डिब्बी होती है उसको कहते हैं खड़िया, चौक किसी ने रगड़ दी हो। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्लेट हो, उस पर लाल खड़िए की चौक से उसको मल दी हो और पूरी स्लेट कैसी हो गई हो, लाल लाल हो गई हो। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो लालिमा बिखेरती है, और लालिमा जब बिखेरती है तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि किसी स्लेट पर लाल खड़िया से चौक मल्दी हो, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ कवि विभिन्न उपमानों से नभ की सुंदरता को, प्रातःकालीन सुंदरता को व्यक्त कर रहे हैं। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे कवि कहता है कि भोर के समय उदित होते सूर्य की श्वेत आभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किरणें, जब उसकी किरणें जल के ऊपर पड़ती है, जल के ऊपर पड़ती है तो जल कैसा दिखता है, नीला नीला सा पूरा दिखाई देता है, जिसमें किरणें से एक छवि पड़ती है, छवि पड़ने से वह पानी क्या होता है, वो झिल मिलाता है, और वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी सुंदरी की गौरवर्णी देह झिलमिला रही हो और वह बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यहाँ पर कवि ने नीले जल की तुलना किसी गौरवर्ण सुंदरी से की है, और जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि की कल्पना वहाँ पर टूट जाती है और वह देखने लगता है कि जो प्रातःकालीन सुंदरता है वो नष्ट हो चुकी है, अब पूर्ण तरह सूर्योदय हो चुका है और वह अपनी चांदनी सब जगह बिखेर रहा है, किरणें सब जगह बिखेर रहा है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि उषा की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि प्रातःकाल होने से पहले जब हल्के हल्का सूर्य निकलने लगता है तब वह सुंदरता कैसी प्रतीत होती है। तो उन्होंने यहाँ विभिन्न उपमानों के द्वारा, विभिन्न विशेषणों के द्वारा यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया उस सुंदरता को कि उस वह नभ कैसा दिखाई पड़ता है, नीले शंख जैसा प्रतीत होता है, राख से लिपे हुए चौके जैसा, क्योंकि वह कैसा है, स्लेटी कलर का है, इसलिए राख से लिपे हुए चौके सा दिखाई देता है, और वो जब गीला होता है तो इसी तरह का दिखाई देता है। आगे वो कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा हो, वो अगर स्लेट पे लिख रहा हो और वह वहाँ पे क्या है, लाल खड़िया और चौक है, वो मल देता है तो वो स्लेट कैसी हो जाती है, कैसे रंग की हो जाती है, वैसा प्रतीत होता है। काला सील है वो लाल केसर जैसा प्रतीत होता है जब उसकी किरणें पड़ती है। यहाँ विभिन्न उपमानों के द्वारा कवि ये सारा व्यक्त कर रहा। और जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गौरवर्णी झिलमिल देह जैसी दिखती है, कोई सुंदरी जैसे अपनी गौरवर्णी देह को सब जगह क्या कर रही है, झिलमिला रही है। झिलमिलाना मतलब चमकता हुआ, मतलब चमकता हुआ उसका शरीर प्रतीत हो रहा है, ऐसा वहाँ प्रतीत हो रहा है। और जैसे ही कवि की टूटती है, उसका जादू टूटता है और वो वास्तविकता के धरातल पर आता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो सुंदरता देख रहा था वो सारी क्या है, खत्म हो चुकी है। अब सवेरा हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है और सूर्य देवता अपनी सब जगह किरणें फैला रहे हैं और उसकी जो उपमान है वो भी दिमाग में समाप्त हो जाते हैं और वो वास्तविकता के जीवन में आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये उषा कविता समाप्त होती है। अब अपन इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं ये कविता के साथ। पहला प्रश्न है, कवि ने किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो कवि ने यहाँ विभिन्न उपमान दिए हैं, जैसे नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका जो गीला पड़ा है, काली सील जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी गई हो, नीला जल जिसमें किसी गौरवर्णी सुंदरी का शरीर झिलमिला रहा हो। इस तरह की समस्त उपमाएं उन्होंने यहाँ पर दी गई है। यहाँ गाँव की सुबह का वास्तव में मनोहर चित्रण किया गया है। गाँव की सुबह इतनी ही प्यारी होती है जितना इस कविता में दे रखा होता है। शहरों में इतनी सुंदरता प्रतीत नहीं होती है, पर गांव में जब खेतों में निकल जाते हैं तब इतनी सुंदरता प्रतीत होती है। तो इन सब का वर्णन कवि ने गांव की सुबह के अनुसार किया है जो अत्यंत ही मनमोहक है।
दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा होता है, समझाइए। यहाँ पर अभी गीला पड़ा है यानी क्या गीला पड़ा है, तो राख से लिपा हुआ चौका यानी ये आसमान को कह रहे हैं कि आसमान जब स्लेटी कलर का हो जाता है तब ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो अभी गीला पड़ा हुआ है। इस बात को यहाँ पर आपको समझाना है। बच्चों, ये आपका छठा पाठ पूरा होता है। यहाँ आगे इन्होंने जयशंकर प्रसाद की संभावी कविता भी दी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोय लतिका सी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, ये इसी की संभावी कविता है। इसमें भी इस तरह की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। 6 पाठ हो चुके हैं, एक बीच में कविता काट दी गई थी, तो ऐसे कुल मिला के 5 पाठ अपनों ने पढ़ लिए हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन 5 पाठों के आपको प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप प्रश्नोत्तर अच्छे से देखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।